हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास के सिविक्स बुक का चैप्टर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान। इसके क्वेश्चन और आंसर ये आपको यहाँ पे दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपका सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर यही है, उन आदर्शों को सूचीबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यह ऐसे नियम निश्चित करता है जिसके द्वारा शासकों के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग ना कर सके। तो संविधान में इस तरह के नियम लिखे गए हैं जिसके थ्रू क्या है कि किसी भी नागरिक का जो मौलिक अधिकार है, उनकी जो स्वतंत्रता है, उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। इसका इंग्लिश में भी सेम ही आपका कि a constitution puts down certain principles that form the basis of the kind of country that we as citizens desire to live in. A constitution tells the fundamental nature of our society. A constitution helps us as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. The constitution also spells out the ideals the citizens believe that their country should uphold. कि कुछ इस तरह के जो है सर्टेन प्रिंसिपल्स उसमें हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, जो आपके फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी, आपका जो समाज का जो रूप है, एक मौलिक रूप है, उसको बनाए रखता है और किसी भी एक समूह से दूसरे समूह पर कोई दबाव नहीं डालने देता है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 के नेपाल के संविधान का है, दूसरा कॉलम नेपाल के ताजा अंतरिम संविधान में से लिया गया है। 1990 का जो नेपाल का संविधान है, भाग 7 कार्यपालिका अनुच्छेद 35, कार्यकारी शक्तियां नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियां महामहिम नरेश एवं मंत्री परिषद में निहित होंगी। 2007 अंतरिम संविधान भाग 5 कार्यपालिका अनुच्छेद 37, कार्यकारी शक्तियां नेपाल की कार्यकारी मंत्री परिषद में निहित होंगी। नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है? इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है और क्यों? 1990 के संविधान में कार्यकारी शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित है, जबकि 2007 के अंतिम संविधान में सत्ता की कार्यकारी शक्तियां मंत्री परिषद के हाथ में रहेंगी। और नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1990 के संविधान में वे आदर्श निहित नहीं है जो नेपाल की जनता चाहती है। क्योंकि जो पहला जो आपका है वो नेपाल वॉज मोनार्की, राजतंत्र, जहां पे राजा होता है। तो ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल वॉज एक्सरसाइज्ड एक्सक्लूसिवली बाय हिज मैजेस्टी। तो सारी जो पावर है वो राजा के पास ही थी। अकॉर्डिंग टू इट फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। तो उसके जो रूल रेगुलेशन होंगे वो राजतंत्र मोनार्की के अकॉर्डिंगली वहां का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि सारी शक्तियां राजा के पास है। लेकिन अगर नेपाल इज गोइंग टू बी डेमोक्रेटिक, अगर वो लोकतांत्रिक देश बन रहा है, तो सत्ता जो है, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ नेपाल इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज एंड इज एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री परिषद के पास शक्तियां होंगी। According to it, all powers would be resting in the hands of the people through the Council of Ministers. तो इसलिए जब पावर राजा के हाथ में थी तो संविधान जो है वो मोनार्की के अकॉर्डिंगली ही था, बट जब मंत्री परिषद के हाथों में शक्तियां आ गई हैं तो हमारा संविधान भी उसी के अकॉर्डिंगली होगा। Because a new constitution would guarantee them democracy for the times to come, कि अब यहाँ पे भी लोकतंत्र आ गया है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता? अगर शक्ति पर कोई अंकुश ना हो तो निर्वाचित प्रतिनिधि शक्तियों का दुरुपयोग करते तथा अपनी मनमानी करते। वे किसी को भी डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश करते और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते। वे अपने निर्णय जनता पर जबरदस्ती थोपते, जिस कारण से नागरिक अपने अधिकारों व स्वतंत्रताओं का उपयोग नहीं कर पाते। अगर हमारे संविधान में जो वर्णित हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, अगर ये संविधान में वर्णित ना होते तो निर्वाचित जो भी प्रतिनिधि हैं वो सारी सत्ता का दुरुपयोग करते, अपनी मनमानी चलाते। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको भी कुछ रूल रेगुलेशन दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में।
If there are no restrictions on the power of the elected representatives, the leader might misuse the power given to them. The Indian Constitution provides safeguards against this misuse of power by our political leaders. The Constitution lays down rules that guard the citizens against the misuse of power. फोर्थ क्वेश्चन इज निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। एक स्कूल में 30 जो है टोटल शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, और उनमें से 20 पुरुष हैं, यानी कि 20 पुरुष हैं तो बचे 10, तो उनको माना जा रहा है कि वो फीमेल होंगी, महिलाएं होंगी। तो ऑब्वियसली जो नंबर में कम है वही अल्पसंख्यक है, वो माइनॉरिटी में है। एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो ये 5% लोग ही माइनॉरिटी में आते हैं। एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं, तो बचे 20% वो होंगे मांसाहारी। तो इसमें से जो 20% है वो आपके माइनॉरिटी में आते हैं, वो अल्पसंख्यक हैं। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। 40 अगर अच्छे घरों से आते हैं तो 10 जो बच्चे हैं वो गरीब घर के होंगे, तो जो 10 हैं वो माइनॉरिटी में है, आपके अल्पसंख्यक में आते हैं। महिलाएं अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, मांसाहारी भी अल्पसंख्यक हैं, और गरीब परिवार के विद्यार्थी भी अल्पसंख्यक हैं। फीमेल टीचर्स आर इन द माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट आर इन माइनॉरिटी, नॉन वेजिटेरियंस आर ऑल्सो इन द माइनॉरिटी, द अंडर प्रिविलेज्ड आर इन माइनॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो आयाम है यहाँ पे संघवाद, तो इसके सामने आएगा संघवाद में 3 स्तर की सरकार होती है, तो तीनों स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। सेकंड नंबर है शक्तियों का बंटवारा। सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि कोई अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। तीसरा है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए दिए गए हैं। आपका फोर्थ एंड लास्ट है संसदीय शासन पद्धति। देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है। In English, federalism, both centers and states have their respective powers and they cooperate with each other, keeping in view the unity and integrity of the nation. Separations of power, separation power given to legislative, executive and the judiciary. It also acts and checks and balances. Fundamental rights are given to all the citizens without any discrimination on the basis of caste, creed, religion and sex for their development. These rights protect citizens against the absolute exercise of power by the state. Parliamentary form of government. Parliament has 2 wings, Lok Sabha and Rajya Sabha. A bill becomes act after passing by both of them and consented by the President of India. Every citizen can contest in elections to be the member of the Lok Sabha. आपका नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट ऑल्सो। इस नक्शे में निम्न देशों पर रंग भरिए। ये आपका मैप है और इसमें आपको दिखाना है भारत को लाल रंग से भरें, नेपाल को हरे रंग से भरें और बांग्लादेश को पीले रंग से भरें। तो आपका यहाँ पे जो ये डार्क ब्लू से दिखाया गया है ये है आपका नेपाल, और ये जो व्हाइट कलर से लाइटली दिखाया गया है ये है बांग्लादेश, और जो आपका ब्लू कलर से है ये सारा है हमारा इंडिया। तो ये कंप्लीट होते हैं आपके क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।